हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो आप देख ही पा रहे हैं, बोहर्स थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, बोहर्स थ्योरी और उन्होंने कैसे क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बताया। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे क्या थी जो बोहर्स थ्योरी में क्या लिमिटेशंस थी, और इसके अलावा जो नए जो प्रिंसिपल्स आए उनके अकॉर्डिंग क्या नया डेवलपमेंट हुआ इस थ्योरी में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बोहर्स थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन से। तो जो बोहर्स थ्योरी में उन्होंने बताया, उन्होंने एक बहुत नोटिसेबल चेंज किया कि जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी हमारे रदरफोर्ड मॉडल में, बोहर्स ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो हर एनर्जी लेवल पर जो एटम है, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें किसी भी एनर्जी लेवल पर है, तो जिस भी एनर्जी लेवल पर है उसकी कितनी एनर्जी है ये प्रेडिक्ट कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उन्होंने क्या वैल्यू दी थी, कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था, वो था हमारा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1318 अपॉन एन स्क्वायर। 1311.8 या 12 मैं ले रही हूँ उसको, सिंपल फॉर्म में 12 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला एनर्जी का, यानी जिस भी शेल में एनर्जी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एनर्जी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी एन अगर आपका 1 है तो इसमें 1 पुट कर दे, यू विल गेट द वैल्यू। अगर एन इक्वल्स टू 2 है तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि क्योंकि एन की वैल्यू होल नंबर नहीं है, सिर्फ होल नंबर ही हो सकती है, कोई फ्रैक्शंस पे कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोलने की कोशिश की, इसके इस तरह से एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली हैव सर्टेन फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये जो फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी ये किस पर डिपेंड कर रही है, एन पर। यानी एक टाइम पर ना तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम पर वो गेन भी कर रही है, एक लूज भी कर रही है। ये कब हो सकता है, जब गेन कर रही है, लूज कर रही है, मतलब वो कहीं 1.5 या 1.6 अगर एन की वैल्यू है, तब ऐसा होता है कि एनर्जी गेन भी कर रही है, एनर्जी लूज भी कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर भी मैं इसको मतलब इसको कहने का मतलब ये है कि द एनर्जी डज नॉट गेन और लूज एनर्जी इन कंटिन्यूस मैनर बट इन जंप्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं इस तरह से दिखाती हूँ कि ये जैसे कि ये एक लैडर है, लैडर में एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, और ये सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, लाइक दिस। तो या तो एक पर्सन यहाँ पर खड़ा होगा या एक पर्सन यहाँ पर खड़ा होगा, वो इन दोनों के बीच में नहीं खड़ा हो सकता। उसी तरह से ही इलेक्ट्रॉन भी या तो यहाँ पर होगा, इस शेल में होगा, या इस शेल में होगा, इन दोनों के बीच में नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच में है, सपोज करो लेट यहाँ पर है, कहीं पर 1.5 में है सपोज, तो 1.5 में होगा, इसका मतलब क्या है, एक ही टाइम पर ये एनर्जी गेन कर रहा है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए क्या आकर चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए, और उसी टाइम ये नीचे भी आने की पॉसिबिलिटी, ऊपर जाने की भी पॉसिबिलिटी हो रही है ना। तो इस तरह से क्या है, वो एक ही टाइम पे एनर्जी गेन कर रहा है और लूज कर रहा है, यानी वो कंटिन्यूस फ्लो में जा रहा है। कंटिन्यूस हुआ ना, 1.5 1.6 लाइक कंटिन्यूस में हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन या तो एक शेल में होगा, या 1 में होगा, या 2 में होगा। यानी कि वो जंप करेगा एक लेवल से दूसरे लेवल, या तो सेकंड से फर्स्ट में आएगा या फर्स्ट से सेकंड में आएगा, लेकिन बीच में कहीं नहीं रुकेगा। तो यही है कि रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन बर्स्ट रादर देन एज ए कंटिन्यूस फ्लो। तो यही उन्होंने बताया, और यही है आपका क्वांटाइजेशन प्रोसेस। क्वांटाइजेशन यही है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी एक टाइम पर या तो एमिट हो रहा है या फिर एक टाइम पर एब्जॉर्ब हो रहा है, दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए ही इसको बर्स्ट बोला है। रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन बर्स्ट इन जम्प्स। जम्प्स मतलब 1 से 2 या 2 से 3, 3 से 4, या फिर 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, लाइक दिस। इस तरह से एक ही टाइम पर एमिट और एक ही टाइम पर एब्जॉर्ब, दोनों एक साथ नहीं। और अगर दोनों एक साथ हैं तो ही वो कंटिन्यूस फ्लो होता है। तो यही है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बोहर्स थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया एटॉमिक स्टेबिलिटी को,
और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को। लेकिन प्रॉब्लम कहीं और भी आ गई, जैसे कुछ लिमिटेशंस भी थी बोर्स थ्योरी की, जो कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे पहला है आपका, इट कुड नॉट अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमने देखा था उसमें क्या था, कुछ स्पेसिस थे, कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो कुछ लाइंस थी बहुत ही क्लोजली स्पेस थी, उनकी जो क्लोज स्पेसिंग थी वो क्यों थी, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड था कि उन्होंने जो लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया वो सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए ही किया, एटम्स के लिए किया, जैसे हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम 1 पॉजिटिव आयन, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, लाइक उसके लिए जिनके जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली 1 है जिन एटम्स के, उनको ही एक्सप्लेन किया। बट जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है उनको एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो ये उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। थर्ड था जीमेन इफेक्ट। जीमेन इफेक्ट क्या होता है, जब किसी स्पेक्ट्रम ऑफ एटम या आयन को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, तो क्या होता है कि जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस है, स्पेक्ट्रल लाइंस के बी उसको, जैसे ये दो स्पेक्ट्रल लाइंस है, इसके बीच भी ये और स्प्लिट हो जाता है और इसके बीच में भी और भी लाइंस क्रिएट हो जाती हैं, जो कि ये देखा गया जब वो स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जीमेन इफेक्ट, और ये इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया। दूसरा था, अगर इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो भी इसी तरह का कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, और इसको बोलते हैं हम स्टार्क इफेक्ट, और जो कि ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा था बोर्स थ्योरी से। उसके बाद इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल अराइजिंग आउट ऑफ द डायरेक्शनल बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स, कैसे बॉन्डिंग हो रही है, उनका शेप कैसे बन रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो थे जो न्यू प्रिंसिपल्स थे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन न्यू प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने इनके अकॉर्डिंग बोर्स थ्योरी में एक्सप्लेनेशंस नहीं हुई, बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने बताया, ये जो न्यू जो कॉन्सेप्ट आए उसमें बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव लाइक कैरेक्टर भी शो करते हैं। अगर वो वेव लाइक कैरेक्टर शो करते हैं तो यानी कि वो किसी एक पर्टिकुलर वेल नोन डिफाइंड ऑर्बिट में एक नहीं मूव कर सकते, मतलब वो वेव की तरह मूव कर रहे हैं, वो इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो वो वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं मूव कर सकते, जो कि आपके बोर्स थ्योरी में यही बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, जबकि ड्यूअल नेचर के अकॉर्डिंग ये वेव कैरेक्टर शो करता है, और जो वेव कैरेक्टर वो एक वेल डिफाइंड सर्कुलर मोशन में नहीं घूम सकता, और इसीलिए ये जो है आपका बोर्स थ्योरी है ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई इन थ्योरीज को, इन सारी पॉइंट्स को। और वहीं से आया आपका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम आया, और जिसमें हम सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे वो है आपका ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। तो हम इसी को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब है हमारा ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। तो आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया था कि जो लाइट है, लाइट ड्वेल कैरेक्टर शो करती है, मतलब कि लाइट एक वेव, पार्टिकल वेव तो बिहेव, वेव की तरह तो बिहेव करती ही है, लेकिन वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, इसी को ही बोलते हैं ड्यूअल कैरेक्टर। तो 1924 में डी ब्रॉगली करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने भी उन्होंने सजेस्ट किया कि जैसे लाइट ड्यूअल कैरेक्टर बिहेव करती है, शो करती है, वैसे ही जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारे भी आपके ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। यानी कि ये तो है पार्टिकल्स, लेकिन ये आपके वेव्स की तरह भी बिहेव करती है। तो ये कुछ इस तरह से वेव की तरह भी बिहेव करे, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है, और यही से आया डी ब्रॉगली जो इक्वेशन है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है आपका, दिस इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, या फिर एच अपॉन पी। तो पी क्या है, इट इज एम इंटू वी, विच इज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये है आपका मोमेंटम ऑफ पार्टिकल।
ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने वेवलेंथ पर वेव की तरह कितने वेवलेंथ से एसोसिएट कर रही है। और एच आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, एच इज लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। दिस इज योर फॉर्मूला एंड दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन। और जो पार्टिकल्स एसोसिएट कर रहे हैं, द वेव एसोसिएटेड विद दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स जिस तरह का वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस तरह के वेव्स को बोलते हैं मैटर वेव्स। हमने अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था। अब जो है, जो पार्टिकल्स जो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो जिस वेवलेंथ पर है, या जो वो उनका जो वेव कैरेक्टर है, उसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। उस टाइप के वेव्स को हम बोलते हैं मैटर वेव्स। ठीक है, तो फिर आता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली रिलेशन, हमारा मटेरियल, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन पोजेसेस वेव कैरेक्टर। और वहीं से हमारा फॉर्मूला आया लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। और ये लैम्डा किसके लिए है, ये आपका मैटर वेव के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो सबसे पहले ये तो हमारा वेवलेंथ आ गया एच। अब इसी को ही हम डिराइव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या था, ई क्या था हमारा, हमने पहले पढ़ा था, इट इज एच न्यू। ठीक है, ये है हमारा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन, फोटोन ऑफ लाइट हैविंग दिस एनर्जी। ये फोटोन ऑफ लाइट की ये एनर्जी है। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एंड एनर्जी रिलेशन क्या है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, तो दोनों में ही फ्रॉम 1 and 2 हम दोनों के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो एच न्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर। तो हमें पता है जो v इंटू लेमडा, मतलब न्यू इंटू लेमडा क्या होता है आपका c, या हम लिखते हैं c इज इक्वल्स टू लेमडा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। तो हम यहाँ पर न्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि हम वेवलेंथ की वो वेवलेंथ निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा सी एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो दिस कैंसल्स एंड वी विल गेट लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू सी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये हो गया एच अपॉन एम इंटू सी। अगर ये तो, बट ये तो किसके लिए, ये सी किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब लाइट की स्पीड है। अगर मैं लाइट की स्पीड नहीं लेती, मैं पार्टिकल की स्पीड लेती हूँ, जो कि सी की जगह पर मैं लेती हूँ, सी की जगह पर हम लेंगे वी, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी। ये आपकी लाइट की वेलोसिटी है। लाइट की वेलोसिटी की जगह पर हम लेंगे पार्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि ये जो लैम्डा निकल रहा है, ये किसका आ रहा है, फोटोन का आ रहा है। फोटोन की वेवलेंथ आ रही है, जो हमने शुरू में लिया था। तो इसको हम इसकी जगह पर लेंगे वी, सी की जगह पर हम वी लेंगे, और एम हो जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल। तो मास ऑफ पार्टिकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा लैम्डा, आ जाएगा हमारा एच अपॉन एम इंटू वी। तो ये हमारा फॉर्मूला जो डी ब्रॉगली ने दिया था वो एक्सप्लेन हुआ। और यहाँ से हमें ये पता चलता है, क्योंकि एच आपका कांस्टेंट है और आपका एच आपका कांस्टेंट है, तो लैम्डा जो है किसकी प्रोपोर्शनल है, एम वी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज मोमेंटम, इसको हम पी लिख सकते हैं। तो ये जो लैम्डा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। और यही है आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, तो ये था आपका इक्वेशन किस तरह से हमारी डिराइव हुई। तो इस जो ये जो कैरेक्टर जो आपने अभी पढ़ा, कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, वो एक मैटर की तरह, एक वेव की तरह बिहेव करते हैं, जिसको हम मैटर वेव बोल रहे हैं। इसको जस्टिफाई कैसे किया गया, तो अब हम पढ़ेंगे कि इसकी जस्टिफिकेशन कैसे। ये तो हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन बन गई।
ये डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट था, लैम्डा क्या था हमारा, वो हमने पहले किया था, और वहाँ पर फोटोन के लिए था, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है, याद रखिए। अब हम पढ़ेंगे इसका जस्टिफिकेशन, तो देखते हैं जस्टिफिकेशन। ओके, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए कि एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, ये वेव की तरह बिहेव करते हैं। डेविसन एंड जर्मन करके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ कि वो वेव कैरेक्टर शो करते हैं। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल सिस्टम क्या था, सबसे पहले ये लैम्प था, ये टंगस्टन फिलामेंट है, यहाँ से ये टंगस्टन फिलामेंट है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक स्लिट बनाई हुई है, और ये एक निकल क्रिस्टल है जिससे ये पास करेगा, और यहाँ पर एक स्क्रीन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, ये जो लैम्प है, लैम्प ये टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट को से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, और ये इसको ये आया किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो उससे क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने पर इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, वो एक्सेलरेट हो गई, और फिर उसके बाद उसको पास कराया गया निकल क्रिस्टल से, और निकल क्रिस्टल से पास कराने के बाद देखा गया कि यहाँ पर ये जो स्क्रीन पे ये इस तरह की सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट रिंग्स बन रही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद उन्होंने ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए किया, और सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक्सरे के लिए किया। एक्सरे क्या है, एक वेव है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है। जब उन्होंने देखा दोनों का एक्सपेरिमेंट, दोनों को इसी तरह से पास कराया गया, दोनों का ही आपको इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिमिलर जो आपका रिंग्स बन रही है, इस प्रोसेस को, इस रिंग्स को बोलते हैं डिफ्रैक्शन रिंग्स बोलते हैं। ये लिखा हुआ है आपका डिफ्रैक्शन रिंग्स, और ये डिफ्रैक्शन बीम्स है, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो ये जो डिफ्रैक्शन है, ये दोनों के केस में नोटिस किया गया, एक्सरे और इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोनों के केस में ये एक्सरे है, दिस इज एक्सरे, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन। तो लगभग एक तरह का ही बिहेवियर दोनों शो कर रहे हैं। ये देखिए दोनों एक तरह की डिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये एक वेव लाइक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। क्योंकि एक्सरे एक वेव कैरेक्टर है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो इससे पता चला कि डी ब्रॉगली का जो एक्सपेरिमेंटल जो उन्होंने जो सजेशन दिया था वो सही था, और उनका जो उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग भी ये जो कैलकुलेशंस की गई वो भी बिल्कुल सही की गई, ठीक है, वो भी प्रूव हो गया। इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि था थॉमसन एक्सपेरिमेंट। थॉमसन एक्सपेरिमेंट में भी बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस किया गया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने थिन फॉयल ऑफ गोल्ड लिया, ना कि निकल क्रिस्टल्स लिया। पहले उन्होंने निकल क्रिस्टल्स लिया, यहाँ पर इन्होंने थिन फॉयल ऑफ गोल्ड लिया, और वहाँ पर भी उन्होंने सेम प्रोसेस किया, तो वहाँ पर भी इसी तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा गया। तो इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वेव की तरह ही बिहेव करते हैं। तो यही था जस्टिफिकेशन जिसने बताया कि मैटर जो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, वो एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। ओके, इसके बाद आता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन जो थी ये वैसे तो ये एप्लीकेबल है ऑल बॉडीज़ के लिए, लेकिन ये सिग्निफिकेंट है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब लार्ज बॉडीज़ है इसके लिए, क्योंकि वेवलेंथ को मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। इसका इलस्ट्रेशन हम इस तरह से देते हैं कि सपोज कीजिए एक तरफ मैं ले रही हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका मास है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा 9.11 इंटू 10⁻³ kg, और दूसरी तरफ मैं एक छोटा सा बॉल ले रही हूँ जिसका मास है 10 ग्राम्स, या फिर इट इज़ इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ kgs, ठीक है। तो दोनों केजीज में हो गए, और इसकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी हम लेते हैं 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसकी भी हमने ली वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो h है हमारा, वो हमारा h तो हमारा कांस्टेंट है, विच इज 6.63 इंटू 10⁻34 जूल्स, ठीक है, सॉरी जूल सेकेंड, है ना, यही है। तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, इसकी वैल्यूज़ लिख देंगे, और हम इसमें लैम्डा फाइंड आउट करते हैं। तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, h/mv, 6.63 × 10⁻⁴ जूल्स, ठीक है। और जो h है हमारा, वो हमारा h तो हमारा कांस्टेंट है, विच इज 6.63 इंटू 10⁻⁴ माइनस 34 जूल्स, ठीक है। और जो
तो ये आ जाएगा आपका 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वी है आपका 10⁻6। और इसको कैलकुलेट, और यहाँ पर भी हम इसको लैम्डा की वैल्यू देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का है, ये बॉल का है, तो इसकी देख लेते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6। तो इन दोनों की जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है, इसकी आ रही है 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर्स, जबकि इसकी आ रही है 6.63 इंटू 10⁻38 मीटर। तो ये जो आपकी वेवलेंथ आ रही है लैम्डा ई की, ये तो आ रही है एक्सरे की रेंज में, ठीक है, ये एक्सरे की रेंज में आ रही है जो कि एक वेव है। और ये जो है ये पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब कि एक बॉल है जिसका मास 10 ग्राम्स है, और इसका जो आपका लैम्डा आ रहा है वो इसका 10⁻38 मीटर्स पे आ रहा है। और ये वेवलेंथ बहुत ही छोटी है, मतलब कि इसको कैलकुलेट करना अभी अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो पाए किसी भी नोन मेथड से। तो इसका मतलब हम यही कर सकते हैं कि ये जो ये क्योंकि इस बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो हम इसको ले सकते हैं कि ये उस तरह से वाइब्रेट नहीं करती है जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। तो यही इलस्ट्रेशन है कि यही आपका सिग्निफिकेंस है कि डी ब्रॉगली का, कि ये ऑल बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल तो है लेकिन सिग्निफिकेंट है सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रॉगली रिलेशन। तो ये क्या है, इसको समझने से पहले हमको एक मैं आपको पोस्टुलेट याद कराती हूँ जो हमने बोहर्स मॉडल में किया था। वो था ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी कि हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम क्या था, mvr इज इक्वल टू nh/2π, वेयर n क्या था आपका 1 2 3 यानी होल नंबर था। तो हमने यही प्रूव करना है इलेक्ट्रॉन के लिए, इस केस के लिए हमने ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है, व्हाट इज़ वेव इन फेज एंड वेव आउट ऑफ फेज। तो वेव इन फेज क्या होता है और वेव आउट ऑफ फेज क्या होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मैं कंसिडर करती हूँ एक सर्कुलर मोशन में है, और अगर ये जो वेव्स हैं, अब देखिए वेव्स क्या होती है, आपका ये है दिस इज वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, ये जो अगर इससे ये मीट करता है, दिस इज वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, तो ये एक वेवलेंथ होती है, दिस इज वन वेवलेंथ। ये हम ये इसी को ही लैम्डा बोलते हैं। अगेन एक क्रेस्ट, अगेन एंड ट्रफ, अगेन ये आपका आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आपका वेवलेंथ आ गया। इस तरह से हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। ये नेक्स्ट वेवलेंथ आ गई, यहाँ पर कितनी वेवलेंथ होगी, 1 एंड 1 2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी ये सर्कुलर मोशन में है, तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि वेव्स कंप्लीट होनी चाहिए, यानी एक का क्रस्ट दूसरे की तरफ से, मतलब ये कंटिन्यूस मोशन में होना चाहिए और कोई किसी को कट नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह से आता है कि वन एंड ऑफ द वेव मीट्स टू गिव अ रेगुलर सीरीज ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो वो जो वेव मोशन होता है वो आपका वेव इन फेज होता है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियल स्टार्टिंग और दूसरे का एंडिंग जो है वो सेम नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यहाँ पर ये कट कर रहे हैं तो क्या बन रही है, ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो यहाँ पर वेव्स कट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए और वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वी ऑटोमेटिकली इम्पोज अ लिमिट टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हमारे लिमिट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कैसे लिमिट होते हैं, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट है वो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि ये सर्कमफ्रेंस है, दिस होल इज सर्कमफ्रेंस यानी 2πr। तो 2πr इज सर्कमफ्रेंस, वो किसके इक्वल है, कितने नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं, 1 2 आगे बढ़ेंगे 3 4 लाइक दिस, इस तरह से बन रहे हैं ना, इस तरह से बन रहे हैं, ये वेव्स बन रही है। तो इस तरह से कितने हुए, ये 3 वेवलेंथ हो गई। यहाँ पर कितने मैं लिख सकती हूँ, हमें तो पता नहीं कितने बनेंगे, हम मान लेते हैं इट इज n लैम्डा। तो ये एल लैम्डा के इक्वल है। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या होता है, h/2π। तो मैं इसमें पुट कर देती हूँ, तो इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा
टू पाई आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है, सॉरी नॉट इट इज टू पाई, आई एम सो सॉरी, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, इट इज एच अपॉन एम वी। तो यहाँ पर हम एच अपॉन एम वी करेंगे, दिस इज एच अपॉन एम वी। तो मैं क्या करती हूँ, एम एम वी को मैं यहाँ पर ले जाती हूँ और टू पाई को नीचे ले आते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। तो यही वो इक्वेशन है जो परमिट करती है कि कौन से कौन से ऑर्बिट्स परमिट होंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है it विल बी इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। यहाँ पर ये एन जो है आपका 1 2 3 में ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। तो ये आपका ये बता रहा है कि बोहर्स कंडीशन जो है कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। तो ये हमने यहाँ से डिराइव किया, जो पोस्टुलेट में दिया गया था बोर्स थ्योरी में, वही हमने यहाँ पर डिराइव किया यूजिंग डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। ओके आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमने पहले भी बताया हुआ, मैंने दिखाया था आपको वीडियो में कि वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जबकि मैटर वेव्स ऐसा दे आर नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएटेड इनटू स्पेस और एमिटेड, जबकि मैटर वेव्स आर नीदर रेडिएटेड नॉर इनटू द स्पेस नॉर एमिटेड बाय द पार्टिकल, दीज आर सिंपली एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। यहाँ पर कोई रेडिएट नहीं कर रहा है, कोई एमिट नहीं कर रहा है, वो सिंपली एसोसिएट कर रही है पार्टिकल से। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यहाँ पर दे रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट, एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी, जबकि मैटर वेव्स ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है। और इनकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, जबकि वेलोसिटी मैटर वेव्स की जनरली लेस देन लाइट होती है, जनरली इज हमें पता ही है वो कम ही होती है लाइट की वेलोसिटी से। और लास्ट है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर मच लार्ज, एंड वो किस रिलेशन से आता है, ये इक्वेशन है लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू, जबकि जो मैटर वेव हैं वो डी ब्रॉगली इक्वेशन से आते हैं, जो कि ये लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो ये दो इक्वेशंस है, ये आप याद रखिए, दिस इज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दिस इज फॉर मैटर वेव। आपको अभी डिफरेंस समझ में आ गया होगा मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो ये था हम मेरा वीडियो आज मैटर वेव्स पर और डुअल कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल। डुअल कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल का नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी से रिलेटेड, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए मुझसे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।